Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about default parameters. Now default parameters का basically मतलब क्या होता है? It is to assign a default value to parameter which is used when no argument is passed. ठीक है. अब हमारे पास बेसिकली पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इसको हम एक छोटा सा कोड लिखकर समझ लेते हैं. सबसे पहले तो लेट्स से कि हम एक कोड लिख रहे हैं जहाँ पर हमको सम को कैलकुलेट करना है. यहाँ पर हम दो पैरामीटर्स को यहाँ पर पास कर देते हैं. पैरामीटर्स बेसिकली हमारे पास वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि कोई भी वैल्यू को लेंगे. ठीक है. अब जैसे यहाँ पर हमने किया, प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पर a प्लस बी को एंड इसके बाद हम करेंगे सम कैल्क फंक्शन को कॉल. ठीक है. सम कैल्क फंक्शन को कॉल करेंगे एंड पैरेंथेसिस के अंदर वी हैव टू राइट टू वैल्यूज. वो दो वैल्यूज कौन सी हो सकती है? लेट्स से कि हमने लिखा 4 एंड 5. अब यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने जो 4 एंड 5 यहाँ पर वैल्यूज पास करी हैं, दीज आर बेसिकली दी आर्ग्यूमेंट्स. एंड यहाँ पर हमने जो a एंड b लिखा है, दीज आर पैरामीटर्स. पैरामीटर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू को ले लेते हैं. एंड आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज इटसेल्फ जो कि हम वेरिएबल्स को असाइन करते हैं. चीज एक ही है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, प्रोग्रामिंग में दो अलग अलग नाम है यहाँ पर. तो इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है दैट वुड बी 9. तो वो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है. ठीक है. नाउ जब भी हमको डिफॉल्ट पैरामीटर्स, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट का मतलब कि अगर कुछ नहीं है तो ये तो है ही है. डिफॉल्ट मतलब कि अगर मैंने कोई, लेट्स से कि हमारे पास एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के अंदर जैसे हमारे पास मेन्यू होता है तो मेन्यू में कुछ आइटम्स मेंशन्ड है. लेट्स से पोहा है, उपमा है एंड लेट्स से ढोकला है. ठीक है. अब एक क्या हुआ, जो भी रेस्टोरेंट के ओनर है उन्होंने सोचा कि नाउ वी वांट टू हायर अ मैनेजर. उन्होंने सोचा कि हम एक मैनेजर को हायर करेंगे. तो मैनेजर को उन्होंने यहाँ पर हायर कर लिया. अब मैनेजर ने बोला कि आप ये जो भी आइटम्स अपने रेस्टोरेंट के अंदर सर्व कर रहे हो ये बहुत ही कॉमन आइटम्स हैं, हर कोई ये सर्व करता है, तो हम ये सर्व नहीं करते हैं, हम कुछ और सर्व करते हैं. तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको जो भी आइटम्स सर्च करवाने हैं तो आप क्या करो, आप अपनी न्यू आइटम्स को यहाँ पर मेंशन कर दो. इन केस अगर आपके ये न्यू आइटम्स हमारे रेस्टोरेंट में नहीं चले तो क्या होगा, तो हमारे पास जो पहले से हैं वो हमारे पास चलते ही रहेंगे. ऐसा नहीं होगा कि आपने बिल्कुल ही जो हमारे पास पहले के आइटम्स थे उनको रिमूव कर दिया, बिल्कुल ही नए आइटम्स हैं. तो जो हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, जो कि हो सकता है कोई उपमा के लिए आता है, कोई पोहे के लिए आता है, तो वो तो नहीं आएंगे क्योंकि उनको हम न्यू आइटम्स पसंद नहीं आ रहे हैं. तो इनको तो रहने दो एज डिफॉल्ट, कि अगर उनको इनमें से न्यू में से कुछ पसंद नहीं भी आया तब भी हमारे पास एटलीस्ट कुछ चॉइसेस रहेंगी जिसके अंदर से वो यहाँ से चूज कर पाएंगे. तो जो मैनेजर है उन्होंने बोला ठीक है. बस वही सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर होता है. यहाँ बस ये मैनेजर रेस्टोरेंट वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बस एक समझाने के पर्सपेक्टिव से बताया था. डिफॉल्ट पैरामीटर्स बेसिकली वो वैल्यूज होती है जो कि हम जब हम फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं हम इनको तभी प्रोवाइड कर देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? इन केस अगर यूजर कभी भी जल्दबाजी में भूल गया कि अगर मुझे आर्ग्यूमेंट्स ऐड करने हैं, क्योंकि हमारे कोड के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हम यूज़ करते हैं. किसी फंक्शन के अंदर हम दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, किसी में हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, किसी में हम तीन पैरामीटर्स पास कर रहे हैं. सो ये याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन से फंक्शन में हमने एक पास करा है, कौन से क्वेश्चन में हमने दो पैरामीटर्स पास करे हैं. तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पर वैल्यूज को लिख सकते हैं एज डिफॉल्ट वैल्यूज की. इन केस अगर यूजर भूल भी गया आर्ग्यूमेंट पास करना तो उस केस में हमारे पास एरर नहीं आएगी. तो यहाँ पर डिफॉल्ट पैरामीटर्स को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम लिखते कैसे. वी आर डिफॉल्ट पैरामीटर्स टू आवर फंक्शन सो दैट नो एरर इज थ्रोन इन केस ऑफ नो आर्ग्यूमेंट्स. क्योंकि कोड के अंदर एरर मिलना अच्छी चीज नहीं होती है. ठीक है. तो अगर मुझे इस क्वेश्चन के अंदर डिफॉल्ट पैरामीटर्स को यहाँ पर पास करना हुआ तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम यहीं पर डेफिनेशन के साथ ही हम a को एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं एंड सिमिलरली वी कैन असाइन अ वैल्यू टू यहाँ पर b को भी. हमने यहाँ पर 9 असाइन कर दिया. अब क्या होगा, नाउ लेट्स सी कि एक बार क्या होता है कि यहाँ पर हमने डिफॉल्ट भी पास कर दिया एंड हमने आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर दिए. तो देखते हैं कि कौन सी वैल्यूज यहाँ पर हमको लेकर देगा ये. ओके. तो इसने क्या करा, इसने हमको 9 लेकर दे दिया. डिफॉल्ट पैरामीटर्स उसी केस के अंदर यूज होगी जब हमने आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास नहीं किया है.
अगर हमने डिफॉल्ट भी लिख रखा है, आर्ग्यूमेंट भी लिख रखा है, तो हमेशा प्रायोरिटी वुड बी टेकन ओवर द आर्ग्यूमेंट वैल्यूज। ठीक है, नाउ लेट्स से कि हमने यहाँ से वैल्यूज को हटा देते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हमने डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं दे रखी होती तो इस केस में हमको एरर मिल जाती। अभी तो हमको यहाँ पर 12 मिल रहा है, लेट्स से कि हमने यहाँ पर कोई वैल्यू ही पास नहीं करी, हम भूल गए पास करना वैल्यू, तो उस केस में क्या करेगा, ये हमको एरर दे देगा। क्या बोल रहा है ये, सम कैल्क फंक्शन जो आपने बनाया है, इट इज मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स ए एंड बी। आपने यहाँ पर दो पैरामीटर्स तो पास कर दिए, लेकिन आपने आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करे, इसलिए मैं आपको एरर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लेट्स से कि यहाँ पर हमने यहाँ पर वैल्यूज तो पास कर दी 3 और 4, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स को भी फिक्स कर दें। तो मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू को कर दिया 1, इसको करते हैं रन। इफ यू कैन सी, तो यहाँ पर बी के नीचे एक रेड वेवी लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या है, पैरामीटर विदाउट अ डिफॉल्ट फॉलोस पैरामीटर विद और डिफॉल्ट। यस, इसका क्या मतलब है कि अगर आपको कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू को असाइन करना है, अगर आपने दो पैरामीटर्स रख रखे हैं, उसमें से आपको एक को ही डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, सेकेंड वाले को नहीं देनी है, तो जिसको आप डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे रहे हो उसको आप हमेशा पहले लिखोगे, एंड जिसको आपने डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करी है उसको आप हमेशा बाद में लिखोगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाता है कि आपने जो फर्स्ट वैल्यू लिखी है वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के लिए है, जो सेकंड वेरिएबल लिखा है वो सेकंड आर्ग्यूमेंट के लिए यहाँ पर लिया जाएगा। तो जब भी इसको लिखो, क्योंकि हमको यहाँ पर ए की तो वैल्यू लिखनी नहीं है, बी की वैल्यू लिखनी नहीं है, तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस केस में अगर हम रन करेंगे तो बी की वैल्यू यहाँ से 3 ले लेगा और ए की वैल्यू 4 ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रखा है, तो ये हमको आउटपुट में दे देगा 7। ठीक है, नाउ लेट्स से कि यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स में हम लिख ही नहीं रहे हैं, एंड यस हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हमने यहाँ पर -4 लिखना है, तो यहाँ पर -4 भी लिख सकते हैं, सो द आंसर वुड बी -3। ठीक है, 1 - 4 वुड बी -3 ओवर हियर। ठीक है, now let's do some of the questions. Now these are the practice questions we would be discussing in today's class. So the first question is, write a function to print the length of a list where list is a parameter. So हमको एक ऐसा function बनाना है जो कि हमारी जो list की length है, length means the number of elements present in the list, वो हमारे पास यहाँ पर print होकर आना चाहिए। Basically हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पर count चाहिए हमारी जो भी list है उसका। तो यहाँ पर एक बार कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट का एक नेम लिख लेते हैं, नम, एंड इसके अंदर कुछ वैल्यूज को स्टोर करवा देते हैं। जैसे मेरा 6 वैल्यूज जिसको हमने स्टोर करवा दिया। एक फंक्शन बनाएंगे डेफ कीवर्ड को यूज कर यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिंट लिस्ट, एंड इसके अंदर हमको क्या पास करना है, हमको लिस्ट एज अ पैरामीटर पास करना है। ओके, यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेते हैं अपनी लेंथ ऑफ लिस्ट को, हमको यहाँ पर प्रिंट करवाना है, तो लेंथ ऑफ लिस्ट। ओके, यस, अब क्या करेंगे, अपने फंक्शन को हमको कॉल भी तो करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली वी कैन राइट प्रिंट एंड आवर लिस्ट, प्रिंट लिस्ट, एंड यहाँ पर हम नम्स को प्रिंट करवा देंगे। नाउ इसको हम करवाएंगे रन। यस, बिफोर रनिंग द कोड, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो हमने लिस्ट का नाम नम लिया है, तो यहाँ पर हम लिस्ट क्यों पास कर रहे हैं एज अ वेरिएबल ओवर हियर। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, आप लिस्ट का नाम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो एंड अपने पैरामीटर का नाम भी कुछ भी रख सकते हो। यहाँ से नाम से सेम नहीं होना चाहिए, सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो तो भी कोई आपको एरर नहीं मिलेगी। यहाँ से सिर्फ वैल्यूज उठ के जा रही है, ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है यहाँ पर जो हमने लिस्ट डिफाइन करी है ये पहले यहाँ पर जाएगी, एंड यहाँ से पूरे फंक्शन पूरे कोड के अंदर चेक होगा कि ये फंक्शन कहाँ पर है। तो ये जो भी वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, एंड ये जो फंक्शन है इसको हम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देंगे। तो एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। यस, तो इसका जो आउटपुट है दैट इज 6। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, moving to the next question, it is write a function to print the elements of a list in a single line. Okay, so यहाँ पर basically we have to print the elements. इसको कर देते comment out and यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले तो question number 1। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकेंड क्वेश्चन को करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि हमारी जो भी लिस्ट है उसको हम सबसे पहले इस तरीके से इनिशियलाइज कर दें एंड उसकी जो भी वैल्यूज है वो हम यहाँ पर यूज कर ले। सेकेंड वे क्या है कि हम डायरेक्टली ये जो वैल्यूज है इनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं आपको अभी सेकेंड वे समझा रही हूँ, फर्स्ट वे एक बार आप खुद से ट्राई आउट करके देखना। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एक फंक्शन बना लेते हैं, प्रिंट लिस्ट के नाम से ही फंक्शन बना लेते हैं, जिसके अंदर हम लिस्ट एज अ पैरामीटर यहाँ पर पास करेंगे। अंदर क्योंकि हमको प्रिंट करवाने हैं आइटम्स को, अब लिस्ट के आइटम्स को अगर हमको प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर हमको फॉर लूप की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो वी कैन राइट फॉर, आई भी लिख सकते हो या फिर आइटम भी लिख सकते हो, विच इज अ काउंटर वेरिएबल बेसिकली। सो फॉर आइटम इन आवर लिस्ट, ठीक है, यहाँ पर एक और कॉलन लगाएंगे और इसके बाद जो भी वैल्यूज है वो क्योंकि हमको सिंगल लाइन पे प्रिंट करनी है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, आपको एक बार वापस से बता देती हूँ। जब आप इस प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर, प्रिंट फंक्शन के ऊपर हवा करोगे तो उसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर एंड को यूज करते हो तो ये आपको क्या करेगा, एंड इज इक्वल टू, यू कैन ऑल्सो राइट स्पेस, जितनी स्पेस ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो कैन जस्ट राइट आइटम एंड यहाँ पर अगर हम लिखेंगे एंड इज इक्वल्स टू दिस एंड यहाँ पर आप थोड़ी सी स्पेस दे दो, तो क्या होगा, जब हमारे पास फर्स्ट आइटम प्रिंट होगा उसके बाद ये इतनी सी स्पेस हमारे एलिमेंट के बाद को ऐड कर देगा एंड उसके बाद ही नेक्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर प्रिंट करवाएगा। सो अब यहाँ पर हम इसको प्रिंट लिस्ट फंक्शन को रन करवा देते हैं एंड इसके अंदर ही हम एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं फ्रूट्स के लिए, एप्पल, let's say mango, then let's say lychee, okay, then grapes. So let's take 5 values, यहाँ पर हम guava भी लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम करेंगे यहाँ पर रन। यहाँ पर हमने क्या करा, आर्ग्यूमेंट के अंदर अपनी पूरी की पूरी लिस्ट ही लिख दिया, तो यहाँ पर कोई भी प्लेसिंग का यहाँ पर कुछ काम नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले एप्पल आया, देन इतनी सी स्पेस जो कि हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी थी वो स्पेस आ गई, देन मैंगो, देन लीची, ग्रेप्स एंड गुआवा, सारी चीजें यहाँ प्रिंट हो गई। नाउ लेट्स से कि यहाँ पर हम बैक स्पेस की जगह टैब जितनी अगर हम स्पेस देते हैं यहाँ पर तो क्या होता है, तो हमारे पास टैब जितनी स्पेस के बाद हर एक एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट हो रहा होगा। नाउ इसको एक बार समझते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने बेसिकली करा क्या है। एक फंक्शन बनाया है डेफ कीवर्ड को यूज कर जिसका नाम है प्रिंट लिस्ट, जिसके अंदर लिस्ट को हमने एज अ पैरामीटर यहाँ पर पास करा है, ठीक है। यहाँ पर हमने फॉर आइटम इन लिस्ट लिखा है क्योंकि वी हैव टू आइटरेट ओवर ईच एंड एवरी एलिमेंट इन आवर लिस्ट, ईच एंड एवरी आइटम इन आवर लिस्ट, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करवा दिया हर एक आइटम को, कॉमा करके एंड इज इक्वल्स टू हमने स्पेस दे दी कि हमको नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए, वरना अगर यहाँ से हम एंड को हटा देते हैं, अगर यहाँ से हम एंड को रिमूव कर देते हैं लेट्स से, तो ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर हमको यहाँ पर प्रिंट कर दे देगा। तो इसने क्या करा, हर एक लाइन पे हमको एक एलिमेंट को शिफ्ट करके दे दिया। लेकिन क्वेश्चन ने हमको ये नहीं बोला है, क्वेश्चन ने हमको बोला है कि आपको एक ही लाइन में सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। देन हमने यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल किया एंड ये हमारे पास जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर हमने एक लिस्ट बनाकर हमने एज एन आर्ग्यूमेंट इसको पास कर दी विदाउट स्टोरिंग द लिस्ट इन अ थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करवा सकते हो, कर सकते हो। Now the third question is write a program to find the factorial of n where n is the parameter. Factorial वाला question हम अभी तक अपने 2 से 3 क्लासेस के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि फैक्टोरियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑल्सो फैक्टोरियल जैसा क्वेश्चन जो होता है वो आप किसी भी टॉपिक से, किसी भी कंसेप्ट से इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आगे जब हम रिकर्जन को पढ़ेंगे तब भी हम फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को वहाँ पर भी सॉल्व करवाएंगे। तो इसको एक बार इसका भी एक फंक्शन बना लेते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट आउट एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके लिए सबसे पहले वी आर गोइंग टू मेक डेफ कैल्क, ठीक है, इनको एज अ पैरामीटर यहाँ पर पास कर देंगे। नाउ यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू मेक अ वेरिएबल ओवर हियर जिसको हमको इनिशियलाइज करना पड़ता है 1 से। फैक्टोरियल अगर आप पहली बार देख रहे हो ये लेक्चर तो मैं आपको बता देती हूँ फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है। फैक्टोरियल जैसे 11th-12th में हम कैलकुलेट करते थे, 5 फैक्टोरियल हो गया, 4 फैक्टोरियल हो गया, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, 5 से पहले एंड इंक्लूडिंग 5 जितनी भी डिजिट्स आती हैं, जितने भी नंबर्स आते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होता है।
विच वुड बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स एंड कोडिंग के अंदर ये चीज सेम रहती है कि जो हमारे पास 0 फैक्टोरियल की वैल्यू है वो भी हमारे पास 1 रहती है, एंड 1 फैक्टोरियल तो होता ही हमारे पास 1 है। तो हम क्या करते हैं, मेनली हम 2 तक ही कंसिडर करते हैं, 1 एंड 0 को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर 4 फैक्टोरियल लिखेंगे इट वुड बी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर काम कर रहा होता है। फैक्टोरियल में बेसिकली हो क्या रहा है कि हम एक एक एलिमेंट को ले रहे हैं, उससे छोटे एलिमेंट से उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल बना लिया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इनफैक्ट हम रेंज को यूज कर सकते हैं। रेंज हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगी कि मुझे 1 से कहाँ तक जाना है, n तक जाना है, n तक जाना है या फिर n+1 तक जाना है। वीडियो को पॉज करो एंड थोड़ा सा यहाँ पर एनालाइज करो कि हमको n तक जाना चाहिए या n+1 तक जाना चाहिए। आई होप कि आपने एनालाइज कर लिया होगा। एंड यस, हमको जाना पड़ेगा n+1 तक। n तक क्यों नहीं जाएंगे, लेट्स से हमारे n की जो वैल्यू विच इज 5। रेंज फंक्शन में क्या होता है, हमारे पास जब हम रेंज लिखते हैं तो 1,5 लिखेंगे, तो हमारे पास जो 5 है वो इंक्लूड नहीं होता। इंक्लूड नहीं होगा तो ये कहाँ तक जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तक जाएगा। क्या ये 5 को फैक्टोरियल आएगा, नहीं, ये 5 को फैक्टोरियल नहीं आएगा, हमारा आंसर ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, n+1 तक जाना पड़ेगा। बट इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू अगर 5 है तो n+1 हो जाएगा 5+1 विच विल गिव अस 6। तो यहाँ पर हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। यहाँ पर आई एम यूजिंग आई एज अ काउंटर वेरिएबल फॉर आइटरेटिंग। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, n+1 तक जाना है, कॉलन लगाएंगे। एंड यहाँ पर हमको क्या करना है, सिंपली वी हैव टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए वी कैन राइट फैक्ट इनटू और n। ठीक है, सॉरी आई, क्योंकि आई हमारे पास हर बार बढ़ता रहेगा, हर बार ये वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट करवाता है। आई कर देंगे एंड एंटर। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ये अब हमारे पास जो फॉर लूप है ये पूरी तरीके से जब काम कर लेगा तो हमको वैल्यू भी तो प्रिंट करवानी पड़ेगी फैक्ट की। यहाँ पर वी कैन सिंपली प्रिंट द वैल्यू ऑफ द फैक्ट एज वेल। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल करेंगे विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर लेट्स से कि हम जो भी वैल्यूज को एंटर कर रहे हैं, या तो हम यहाँ से यूजर से भी इनपुट करवा सकते हैं या फिर खुद से भी इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 एज एन इनपुट ले लेते हैं फिलहाल के लिए एंड लेट्स रन आवर कोड। तो इसने हमको आंसर में दिया 120। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट फॉर अदर वैल्यूज एज वेल। 5 इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो कि हमने अभी तक अपनी क्लासेस में यूज किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ फंक्शन टू फाइंड or you have to calculate the conversion of USD to Indian rupees। USD जो हमारे पास डॉलर्स होते हैं उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने का हमको यहाँ पर एक फंक्शन बेसिकली लिखना है। तो बेसिकली जब भी हमको USD को INR के अंदर कन्वर्ट करना होता है, हमारे पास जो अभी लेटेस्ट USD की वैल्यू चल रही है दैट इज अराउंड 85, यू कैन से 86 लेके चलते हैं। ठीक है, 86 इज द वैल्यू जो कि अभी हमारे पास चल रही है। तो बेसिकली हमको क्या करना होता है, हमारे पास जो भी इंडियन रुपीज है उसको हमको डॉलर इंटू 86 करना है। ठीक है, डॉलर की जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पर हम पास कर देंगे एंड 86 से मल्टीप्लाई जब ये हो जाएगा तो ये हमको हमारे जो भी इंडियन रुपीज के अंदर वैल्यू है वो यहाँ पर हमको प्रिंट करवा के दे देगा। इसको एक बार हम करवा देते हैं रन, विल लेट द कमेंट आउट एंड लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले एक डेफ बनाएंगे, कन्वर्टर के नाम से बनाए। ठीक है, कन्वर्टर के नाम से हम बना लेते हैं अपने फंक्शन को एंड यहाँ पर लेट्स से हम लिख लेते हैं कि हम डॉलर साइन को यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, डॉलर को यहाँ पर पास कर देते हैं। नाउ INR शुड बी इक्वल टू डॉलर, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 86 से, तभी हमारी जो INR वैल्यू है वो हमको यहाँ पर मिल रही होगी। इसको हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे। नाउ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम डॉलर की भी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं, ऑल्सो हम यहाँ पर INR को भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो करवा लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डॉलर की वैल्यू लिखेंगे USD, ओके वी हैव टू राइट इट इन डबल कोट्स। यहाँ पर USD लिखेंगे
एंड इसी के साथ साथ वी हैव टू राइट दिस ऑल्सो। एंड इसी के साइड में हम लिख सकते हैं हमारे INR को प्रिंट करवा सकते हैं एंड वी कैन राइट INR। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हमको अपने फंक्शन को यहाँ पर कॉल भी करना पड़ेगा, तो कन्वर्टर एंड लेट्स से कि यहाँ पर हम पास कर देते हैं 10। 10 से जो कैलकुलेशंस होती हैं वो थोड़ी सी हमारे लिए ईजी हो जाती है, इसलिए हम मेनली यहाँ पर 10 को यूज कर रहे हैं। तो जो आंसर हमारे पास आएगा दैट इज दैट 10 USD इज इक्वल्स टू 860 INR। जैसे हमारे पास मैथ्स के अंदर फॉर्मूलेज नहीं होते थे, बिल्कुल उसी फॉर्मेट के अंदर हमने यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट करवा दिया। ओके, द क्वेश्चन इज वी हैव टू राइट अ फंक्शन टू प्रिंट वेदर अ नंबर इज ऑड और इवन। ओके, तो सबसे पहले हमको ऑड और इवन का यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम इवन नंबर के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, ऑड और इवन में से अगर हम एक का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो सेकेंड पार्ट को हम एल्स में लिख सकते हैं। तो जो भी मेरे पास यहाँ पर नंबर है, अगर मैं उस नंबर को 2 से डिवाइड कर रही हूँ एंड अगर 2 से डिवाइड करने के बाद उस पर्टिकुलर नंबर का जो रिमाइंडर है अगर वो 0 के इक्वल में आ रहा है, थोड़े से मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। अगर यहाँ पर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर है दैट वुड बी 0 ऑब्वियसली, तो ये हमारे पास यहाँ पर हमको 0 मिलेगा। अगर यहाँ पर हम 8 को 2 से मॉड करेंगे तो भी हम मुझे 0 मिलेगा। सो बेसिकली 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। जितना भी बड़ा इवन नंबर क्यों ना हो, कोई भी वैल्यू ले लो, कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, अगर आप उसको 2 से डिवाइड कर रहे हो एंड अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो पर्टिकुलर नंबर क्या है, इवन है। ठीक है, और अगर 0 नहीं आएगा तो क्या बोल सकते हैं हम कि वो नंबर ऑड है। तो बस इसी कंडीशन को हमको इस स्टेटमेंट के अंदर यूज करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको कर देते कॉमेंट आउट, नेक्स्ट लाइन में आके 5 एंड यस। तो सबसे पहले हम एक ऑड और इवन नाम से वेरिएबल ऑफ लिख दिया हमने, और एंड इवन नाम से हमने यहाँ पर एक फंक्शन को क्रिएट कर लिया जिसके अंदर हम एक नंबर को यहाँ पर पास करवाएंगे एंड उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा n को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं क्या उसका रिमाइंडर 0 आता है, और अगर 0 आता है तो उस केस में हमको प्रिंट करवा देना है यहाँ पर इवन, और अगर 0 नहीं आता है तो एल्स केस के अंदर हम प्रिंट करवा सकते हैं ऑड, प्रिंट ऑड। ठीक है, इसके बाद फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे। फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करोगे जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पर ऑड इवन को एग्जीक्यूट करेंगे एंड यहाँ पर जो वैल्यू पास करेंगे, लेट्स से इट इज 5 लिखते हैं, एक बार ऑड वैल्यू को पास करेंगे, एक बार इवन वैल्यू को पास करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्टली काम कर रहे हैं। तो यस, हमारे पास प्रिंट होकर आया है ऑड। नाउ लेट्स से कि यहाँ पर हम 8 को पास कर रहे हैं, तो यस अब हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है इवन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा कोड यहाँ पर काम कर सकता है। ऑल्सो यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इनफैक्ट लेट मी गिव यू अ होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आपको एक ऐसा फंक्शन लिखना है, राइट अ फंक्शन टू चेक whether a number is prime or not। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करके जो भी आंसर है, जो भी कोड है, वो आप यहाँ पे इसके कमेंट सेक्शन में यू कैन पुट डाउन। Yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. All these notes as well as the code will be given to you on the Telegram channel and you can join the Telegram channel from the link given in the description box. If you are having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures we have covered so far, feel free to comment your doubt below and I'll take up your doubts. I'll meet you in the next video and don't forget to do the homework question. Thanks for watching.